नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। ये जो आपके लिए स्पेशल यूट्यूब के छात्रों के लिए हमने इस क्लास को डिजाइन किया है, जिसमें आपको हाइब्रिड फील आए, क्योंकि आजकल हाइब्रिड कार, सोलर एनर्जी के साथ हाइब्रिड जो है एनर्जी सिस्टम सब कुछ शुरू हो गया है। तो आपको ये हाइब्रिड फील आए कि क्लासरूम में भी कैसे पढ़ते हैं और उसी तरह का हमको यूट्यूब में पता चले। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। ये बेसिक्स क्लास है, जिसमें कि आपको बताया जाएगा भूगोल का अर्थ क्या है, महत्व क्या है, इसके क्षेत्र क्या हैं और इनकी शाखाएं क्या हैं, और प्लस इस पर जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल उत्पन्न हो सकता है वो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भूगोल का अर्थ, महत्व, क्षेत्र और शाखा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि भूगोल जो शब्द है, ये अंग्रेजी का जो ज्योग्राफी शब्द है, क्योंकि भूगोल तो ज्योग्राफी बनेगा नहीं, बनेगा तो ज्योग्राफी ही। तो भूगोल का जो अंग्रेजी शब्द है ज्योग्राफी, वो ग्रीक भाषा के जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। अब जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है लिखना। आजकल इस वाला जियो का मतलब कुछ और होता है, मोबाइल की ओर चले जाएंगे, रिलायंस कंपनी, लेकिन ये वो वाला जियो नहीं है, ये जीईओ है। तो जियो का मतलब हुआ पृथ्वी और ग्राफो का मतलब हुआ लिखना। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर, ये तो लिटरल मीनिंग हुआ ना, पृथ्वी के सतह पर, अब पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वही कहलाएगा ज्योग्राफी। इसका लिटरल मीनिंग का अर्थ ये निकला। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ें। तो इस तरह से अगर हम पूरे के पूरे शब्द ज्योग्राफी का अर्थ निकालना चाहें तो उसका अर्थ निकलता है पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान। पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान। अब सुनिएगा, इरेटोस्थनीज जो है, मैंने आपको कहेगा कि वो सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। तो इरेटोस्थनीज जो है, अब समझ में आया कि पिछला क्लास में क्यों पढ़ाए थे भूगोल एक विषय के रूप में सारे भूगोलवेत्ता का नाम। वो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का उपयोग किया था। अब ज्योग्राफी का एक कॉमन या सर्वमान्य परिभाषा जानने के लिए पहले हमको अलग अलग ज्योग्राफर क्या दिया है परिभाषा, वो जानना है। ध्यान रखिएगा, अभी एक शिक्षा में द्वंद्व चल रहा है, ये आगे बताने के पहले बता रहे। शिक्षा में एक द्वंद्व ये चल रहा है कि हम किस प्रकार की शिक्षा को एक्सेप्ट किए हैं, और अगर यही प्रकार की शिक्षा आगे भी बनी रही तो आने वाला युवा पीढ़ी कैसा होगा, इसके रेफरेंस में बता रहे। सबसे पहले, आज की शिक्षा में सबसे होशियार विद्यार्थी कौन है? जिसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता हो चलेगा, लेकिन 192 नंबर आना चाहिए। आप खुद एक क्लास में बताइएगा सब लोग कि संस्कृत में कितना नंबर 10वां में आया है। एको गो लड़का नहीं बोलिएगा कि 80 से कम आया है। एगो लाइन संस्कृत में जो है बना के दिखा दीजिए। इसी का नाम है, ये जो है शिक्षा अपना, कि ये अंकों के ऊपर आधारित। अब दूसरा, इस चीज को क्यों पढ़ें,
अगर इसको पढ़ने से हमको रोजगार नहीं मिल रहा है तो नहीं पढ़ना है। तो उसका रीजन है, इसके लिए दोषी आप नहीं हैं, इसके लिए दोषी हम लोगों के दृष्टिकोण से, हिस्ट्री के हिसाब से मैकॉले है, और अंग्रेज के लिए वो बहुत अच्छा है। मैकॉले ही जो शिक्षा लाया है वही हम लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो मैकॉले को थोड़े वैज्ञानिक बनाना था आदमी को, अरे उसको अपने कंपनी में काम कराना था। तो ऐसा शिक्षा चाहिए जो सवाल नहीं करे, सीधा जो हम कहें उसको एकदम घोड़े की तरह कर दे, गधे की तरह कर दे आदमी। तो मैकॉले जो है उस प्रकार का शिक्षा है। इसीलिए क्या देखे, 40 का टेबल याद होती और तेज आदमी, उस आदमी को सबसे तेज माने जो लंबा लंबा ऐड जो है जोड़ फट से कर दे। तो हमको जो है वो नौकर बनाने के चक्कर में हमको उस तरह का शिक्षा दिया है। अंग्रेजी जानने है काहे, क्योंकि उनको हिंदी नहीं जानना है या गुजराती नहीं जानना है, उनको हमको अंग्रेजी जानना है, क्योंकि हमको जो है ये शिक्षा मिले, हमको नौकरी चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आपको हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं आपके मित्र ये कह के ना खारिज कर दें कि परिभाषा थोड़े परीक्षा में पूछता है, देखो तुम्हारे सर आउटडेटेड है। जबकि आपके सर आपके अंदर समग्रता का दृष्टिकोण लाना चाहते हैं। अलग अलग ज्योग्राफर के परिभाषा को पढ़िएगा तो भूगोल क्या है उसको अलग अलग एंगल से समझिएगा। आज आप सोच करके देखिए, प्राइवेट कॉलेज का बातें नहीं करिए, हम कहते हैं कि आईआईटी ही बहुत बढ़िया एजुकेशन है। लोग कहता है कि ना आईआईटी से पढ़ा हुआ आदमी जो है वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अभी मुख्यमंत्री है, ये है बेड़ा गर्क कर रहा है, तो वही बनेगा। पहले आप जरा सोचिए, आज आप कुछ भी कहिए एक आईआईटी से पढ़े लिखे आदमी को कि तुम ये गलत कह रहे हो, आपसे पूछेगा कि तुम कितना पढ़े। हकीकत में हमको पिछला 15 साल का लिस्ट लाइए, कल ही जारी हुआ है, नोबेल प्राइज पाने में क्या गो आईआईटी से पढ़ा हुआ आदमी। इसका मतलब कि विश्व स्तर पर जो है हमारी शिक्षा अलग जा रही है। अब वो हाँ, इंडिया में नौकरी पाने में आईआईटीएन बहुत आगे है, सारा का सारा थ्रेड तक बना दिया विदेशी, मैंने थ्रेड, फेसबुक, ट्विटर, हम वहां जाकर नौकरी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अपना बना पा रहे? इसका मतलब कि हमको आईआईटी में नहीं सिखाया, इसे हमको प्रैक्टिकल नहीं सिखाया, हमको सिखाया है कि जाके गूगल में नौकरी करना, मेरा डिग्री होगा ना फटाक से 2 लाख वाला नौकरी मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इतना, इसीलिए बोले कि ये परिभाषा आपको पहले समझा दें, परीक्षा में जिंदगी में नहीं पूछेगा ये किसने कहा है, लेकिन 2-4 ज्योग्राफर का जब आप परिभाषा पढ़िएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ज्योग्राफी रियल में क्या हमको पढ़ने के लिए मांगता है। तो आइए जरा आप देखें स्ट्रैबो। अब कल वाला चीज समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए कल आने वाला आदमी होना चाहिए। तो स्ट्रैबो देखिए, ये है स्ट्रैबो, कल भी यही फोटो थे। ये भूगोल के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं भूगोल हमें स्थल और महासागरों में रहने वालों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ पृथ्वी के विभिन्न लक्षणों की विशेषताओं से परिचय कराता है। देखिए, तो इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में हो सकता है हम कुछ एक्स्ट्रा एक लाइन बता दें, लेकिन कुछ भाव जनरेट हो रहा है कि नहीं कि भूगोल है क्या। कहता है महास्थल और महासागर में रहने वालों की जानकारी प्रदान, इन्हें कह रहा है सजीव, इस स्थल पर पर्वत भी रह रहा है, पठार भी रह रहा है, मैदान भी रह रहा है, तो उनकी जानकारी के साथ साथ पृथ्वी के विभिन्न लक्षणों की विशेषताओं से, जमीन के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर भूकंप आएगा, पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी बाहर आएगा, विभिन्न लक्षण, तो इन चीजों से भी हमको जो है ज्योग्राफी परिचय कराता है। अब जरा आप सोच के देखिए तो कि आपका दिमाग एक तरफ गया कि नहीं कि भूगोल में हमको क्या पढ़ना है। अब आइए आगे, कार्ल रीटर क्या कहता है।
कहता है भूगोल ना तो पृथ्वी का अध्ययन है, ना ही इसके तथ्यों का अध्ययन है। मतलब कि ये कह रहा है कि आप पृथ्वी का अध्ययन मत करने बैठ जाइए और वहां से फैक्ट्स निकाल करके और उसके बारे में अध्ययन करने मत बैठ जाइए, बल्कि पृथ्वी के प्रदेशों के संदर्भ में तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। जो फैक्ट्स पड़ा है पृथ्वी पर, पर्वत, पठार, मैदान, झील, द्वीप, ठीक न, नदी के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति, जितना कुछ आप पिछला चैप्टर में पढ़े थे, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कि बिना पर्वत हुए नदी का निर्माण कैसे होगा, या बिना पहाड़ पठार हुए मैदान से तो नदी उत्पन्न नहीं ही होगा, पारस्परिक अध्ययन। और जब नदिये नहीं होगा तो यू आकार की घाटी कहां से बनेगी या डेल्टा कहां से बनेगा? देख रहे हैं, कह रहा है पृथ्वी के प्रदेश के संदर्भ में जो मेरे पास तथ्य हैं उनका पारस्परिक अध्ययन करना भूगोल है, ना कि खाली पृथ्वी पर जो है वो फैक्ट्स को पढ़ लिए कि पर्वत पढ़ लो, पठार पढ़ लो, मैदान पढ़ लो और उनके बीच के पारस्परिक रिलेशन को ही नहीं पढ़े तो आप भूगोल नहीं पढ़ पा रहे। मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि पर्वत के बाद घाटी, तराई, मैदान, ये आखिर हुआ क्यों, कैसे? जब इन चीजों को आप समझेंगे तो माना जाएगा कि आप भूगोल का जो है अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए रिचर्ड हार्टशॉर्न, इन्होंने क्या कहा, भूगोल भूमि के तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं की सही सही, व्यवस्थित और तर्कसंगत व्याख्या करता है। मतलब भूमि तल की क्षेत्रीय विभिन्नता, किसी क्षेत्र में पर्वत है, किसी क्षेत्र में पठार है, किसी क्षेत्र में मैदान है, किसी क्षेत्र में डेल्टा है, किसी क्षेत्र में मोरेन है, कहीं डेजर्ट है। ये जो है क्षेत्रीय विभिन्नता, उसका व्यवस्थित और लॉजिकल जो अध्ययन है वो है भूगोल। क्लियर हो गया? अब आइए आर्थर होम्स क्या कहता है भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यानी इनकी परिभाषा आपको देख करके ही लगेगा कि संकुचित है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। इसका माने क्या वायुमंडल का अध्ययन नहीं करें? तो फिर समझिएगा, इतना बड़ा आदमी कहा है, गलत नहीं कहा होगा। आप वायुमंडल का माने 5 किलोमीटर ऊंचा काहे सोच रहे हैं? अभी जहां है वायुमंडल यहाँ भी तो है। तो मनुष्य क्या माने जमीन पे रहता है वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ हवा में भी तो रहता है, इतना बड़ा शरीर है हमारा। तो हम जहां जहां वास कर सकते हैं मानव का उस भाग का अध्ययन किया जाता है। अब आइए इरेटोस्थनीज क्या कहता है। इरेटोस्थनीज कहता है कि भूगोल पृथ्वी और उसके स्थल, विशेषता, निवासी और घटनाओं का अध्ययन। माने पृथ्वी के साथ लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं, स्थलाकृति, पृथ्वी की विशेषता क्या है, यहां निवासी का मतलब रेसेस, इसीलिए मानव भूगोल को भी जोड़ाइए, और जो घटना यानी ज्वालामुखी, सूखा, सुनामी, भूकंप, इन सब का जो अध्ययन कर रहे हैं वही भूगोल है। यह है इरेटोस्थनीज का। अब आप जो है इतने लोगों के जब परिभाषा को सुने तो आप खुद देख लीजिए कि अब जब हम ये परिभाषा बताएंगे क्या है एक कॉमन, तो आपको सब समझ में आने लगेगा।
उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है क्या भूतल का यानी जमीन का भूतल के विभिन्न प्रदेशों में भूदृश्यों की विभिन्नताओं का इस पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्र में पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये हुआ भूदृश्य की विभिन्नताओं का भौतिक पर्यावरण के साथ मानव प्रयत्नों से उभरी दृश्य भूमि का धरती और मानव के जटिल संबंधों का संयुक्त शक्ति के रूप में चिंतन और विश्लेषणात्मक अध्ययन है भूगोल। मतलब कि विभिन्न प्रदेशों में जो पर्वत है, जरा समझिएगा, जो पर्वत है उसको जब तक मनुष्य चिंतन और विश्लेषण नहीं किया कि ये मोड़दार है, ये ब्लॉक पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, तब तक कैसे होगा? तो मनुष्य को चिंतन और विश्लेषण तो करना होगा। किसका? तो भूतल के विभिन्न प्रदेश में जो जो भूदृश्यिक विभिन्नताएं हैं प्लस भौतिक पर्यावरण के साथ मानव प्रयत्नों से उभरी दृश्य भूमि का। अब मनुष्य ने जो है ऐसा सब काम किया कांड कि वायु प्रदूषण भी हो गया। तो प्रदूषण बाद में पढ़ेंगे, पहले वायुमंडल जानेंगे तब न। पानी को भी जो है गंदा कर दिया, तो पहले हम महासागर जानेंगे तब न। तो यही है, मनुष्य के साथ मानव प्रयत्नों के जो प्राकृतिक पर्यावरण है से जो दृश्य उभरा है उन सबको संबंध को जो मनुष्य बैठकर चिंतन किया वही अध्ययन जो है वो भूगोल है। तो अब आप इन पांचों के परिभाषा के बाद एक कॉमन परिभाषा भूगोल का समझे होंगे। पहले बता देते हैं कितना दूर में से ये को प्रश्न नहीं आएगा, आज नहीं 2035 में भी नहीं आएगा, क्योंकि किसी परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि भूगोल क्या है इसकी परिभाषा दें, लेकिन भूगोल में पढ़ना क्या है, इतना पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि अच्छा ये इसका विषय है, हमको ये चीज पढ़ना है। अब आइए, अब देखें भूगोल की शाखा, ब्रांचेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? कहता है कि कोई भी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो दो ही चीज है, या तो प्राकृतिक या मानवीय। अगर हम अभी बाहर निकलें तो या तो प्राकृतिक है अपने आप में साबरमती नदी, उसके दोनों तरफ का रिवर फ्रंट क्या है? मानवीय, ठीक ना। अगर हम यहां से राजकोट जाना चाहें तो उसके दोनों तरफ जो खेत है, मिट्टी जो बना है वो है प्राकृतिक। हम जो नेशनल हाईवे बना दिए वो क्या हो गया? मानवकृत। हम वहां पे कहीं इंडस्ट्री खड़ा कर दिए तो क्या हो गया? मानवकृत। तो यही कह रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र में अगर आप ज्योग्राफिकल एलिमेंट को देखेंगे तो ज्योग्राफिकल एलिमेंट दो ही भाग में बटेगा, या तो प्राकृतिक या तो मानवकृत। इसके आधार पर अगर कोई आपसे पूछे, पहला दिन भी समझाए हैं कि भूगोल का नेचुरल वर्गीकरण तो दो ही है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद बताए थे कि सिलेबस में जो आपको पढ़ना है उसके आधार पर हम आपको बांट करके दे रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है वो इतना है, लेकिन यहां बांटेंगे नहीं, यहां हम रियल यही दो वर्गीकरण पे जाएंगे कि इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या। तो आइए आगे देखें। अब जब कहते हैं कि भौगोलिक तत्व दो ही प्रकार के हैं, या तो भौतिक या तो मानवकृत या मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल किसको कहेंगे और मानव भूगोल किसको कहेंगे वो देखना है। तो कहता है भूगोल की वह शाखा जिसके द्वारा हम धरातलीय विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, वही भौतिक भूगोल कहलाता है। यानी धरातल
का मतलब कि अगर यहाँ समुद्र है तो अंदर धरातल, अंदर तो है ना जमीन। तो कह रहे हैं कि हम भूगोल के वह शाखा जिसके द्वारा हम इस धरातल पर जो कुछ भी है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं भूगोल। और इसके अंदर हम स्थल मंडल लिथोस्फीयर, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, मृदा और बायोस्फीयर का अध्ययन करते हैं। अब आपसे अगर पूछे, देख रहे हैं ना, ये सब कहीं परीक्षा में नहीं आने जा रहा है भौतिक भूगोल में क्या अध्ययन करते हैं, लेकिन आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। आप जरा देखिए ना, इसी का नाम है कॉन्फिडेंस। आपसे कोई पूछता है कि आप सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट में काहे नहीं जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं कि भाई जॉब सिक्योरिटी। माने खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सरकारी नौकरी में जा रहे हैं इसीलिए ना कि एक बार घुस जाते हैं, बाद में तो हम कूड़ा कचरा जो होंगे सरकार हमको 60 वर्ष तक ले ही जाएगा। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो फिर जॉब सिक्योरिटी क्या होता है। हम अगर इतना ही योग्य हैं तो हम तो घर में बैठ जाएंगे तो बुला के ले जाएगा। हमारे अंदर वो क्षमता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो एजुकेशन दिया गया है उसके अंदर हमको कॉन्फिडेंस पैदा नहीं किया है, इसीलिए हम नौकरी मांगने जा रहे हैं, नौकरी देने वाला नहीं बन पा रहे हैं, इंटरप्रेन्योर। इसीलिए यहाँ ना कोई एक गूगल हो पाया, ना कोई एक फेसबुक हो पाया। इतना तो है, हम तो प्राइवेट कॉलेज को कभी कोसते ही नहीं, हम तो IITA को कोसते हैं कि नेहरू जी क्या बना गए, जरा ये तो बताइए। वो बहुत अच्छा बना गए हैं तो एको को गूगल जैसा काहे नहीं आया, यहाँ से पढ़ के नौकरी कर रहा है। तो नेहरू जी 75 साल में एको को नोबेल काहे नहीं मिला। ISC बंगलौर बड़ा भारी भरकम चीज है, लेकिन क्या है हमको मिल क्या रहा है, हाँ वहां से एक अच्छा गूगल में नौकरी करने वाला लड़का जरूर हम दिए, जिसको कि 10 लाख का पैकेज है और इधर आके सेखी बघार रहा है कि हमको, अरे काम तो तुम उसी के नीचे कर रहे हो ना। तो इसको समझिएगा कि यहाँ पर यही है कि हम कॉन्फिडेंस में नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए है कि परीक्षा में पूछे कि नहीं पूछे, कहीं चर्चा अगर कर रहे हैं तो हमको पता तो हो कि फिजिकल ज्योग्राफी है क्या। कितना आदमी के पास टाइम होगा कि जो हम आपको आधा घंटा समझाए हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या होगा, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, फिर अंदर खोले, आप 5 मिनट में समझाइएगा। और आपको करना क्या है, आप जरा ये देखिए, नौकरी किसको कहते हैं। आप IAS बन गए, खूब सेखी बघार रहे हैं कि हम ही से सरकार चलता है। हकीकत ये है कि वो आदमी का हम कभी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आपसे ज्यादा योग्य है, उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा है MLA MP को, हर 5 साल में जाके जनता के सामने खड़ा हो जाए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए आप एक के बार में जाकर के 60 वर्ष तक के लिए बुक हो जाना चाहते हैं। समझ गए। तो इसीलिए ये मत कहिएगा कि आप ज्यादा टैलेंटेड हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसीलिए 5 साल इतिहास भूगोल कुछ भी रट रपाटा करके आप सोचे कि घुस जाओ और उसके बाद 2 लाख पगार लेंगे। तो आप नौकर हैं, आपसे सरकार नहीं चल रहा है। हम आपको कहेंगे कि ऐसा हमको शिक्षा नीति चाहिए। अब एक उदाहरण बता देते हैं। हम एक वीडियो अगर 2 घंटा का बनाए तो हम जाकर के अगर अंकित को कहे कि हमको ये वीडियो 2 भाग में तोड़ के दो, सो हमको रोज 1-1 घंटा का रखना है। अंकित इस वीडियो को 2 भाग में तोड़ दिया, वो तोड़ना जानता है, हम नहीं जानते हैं, टैलेंटेड वो थोड़े हो जाएगा। पॉलिसी हमने बनाया है, समझ गए। यही चीज समझना है। आप तो ड्राफ्ट करने बैठे हैं, आपको पहले बैठा के समझाया है कि बाबू ये बात रखना, अब बाकी तुमको इसीलिए 2 लाख पगार देते हैं कि अगर हम ही दिमाग लगा देंगे तो तुम जा घर में बैठ जाओ। बस यही चीज है। तो हम आज ये समझ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए क्या हो रहा है कि पास हुआ नहीं कि सेलिब्रिटीज,
ठीक ना। अरे एगो नौकर तैयार हुआ और क्या हुआ भारत सरकार का, वो एंटरप्रेन्योर होता तो पहले कहता है कि हम 22 साल में चुनाव लड़ेंगे, 25 साल में, उसको कॉन्फिडेंस होता है। अगर मान लीजिए आप जो जा रहे हैं आईएएस में, राजनीति का हिस्सा हो रहे हैं प्रशासन में, तो आप विदाउट कॉन्फिडेंस वाला नौकरी करने, इस नौकरी इसलिए करने जा रहे हैं। आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस गांव के सरपंच को है, उसको मालूम है कि हम 5वां साल फिर मूर्ख बना लेंगे, भले काम किए हैं चाहे नहीं किए हैं, अगला 5वां साल फिर आएंगे, झूठ बोलेंगे, गलती हो गया साहब माफ करना, अगला बार फिर सब वोट लेके चला जाएगा, आप 20 को आदमी नहीं खड़ा कर पाइएगा। तो ये जो चीज है ये ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस पैदा करिए कि हमको भौतिक भूगोल किसी को समझाना हो तो हम समझा देंगे। जरा सोचिएगा, भोर से लेके शाम तक आप आईएएस होकर के मोदी जी के बारे को लिख लिख के दे रहे हैं भाषण, अब आते हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोले, ताली किसका बजा? आप होशियार हैं, कोई आदमी होशियार है? जरा एक बार सोच के देखिए तो। फिल्म में नाम है एक्टर का होता है कि राइटर का होता है? आप एक राइटर हैं और क्या है, इसी का पगार दिया जा रहा है ना। हम यहाँ मोदी मतलब व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री को आप आईएएस इसीलिए तो बनाए हैं कि आपको लिख के देना है। वो आदमी जनता से चुनकर आया है, राजा है, वो थोड़े आपको जो है टेरने जाएगा कि आपको नहीं आता है। तो देख लीजिए अभी पॉलिसी बनाया गुजरात सरकार कि 55 के बाद जो निष्क्रिय दिखेगा सबको निकाल देंगे। मालिक कौन है देख लीजिए, आप हैं कि वो है। अब वो निकालने में क्या चाहिए, तब बुलाएगा, बोलेगा बाबू नौकरी कर रहे हो, तुमको निकलना है तो नहीं तो लो लिख के लाना, अपने बच जाना, बाकी निकाल देना। तो कहने का मतलब कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो यही है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल के ब्रांचेज क्या क्या है, मतलब ये तो हुआ कि भौतिक भूगोल के अंदर किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो खगोलीय भूगोल, एस्ट्रोनॉमी, यहीं से तो शुरू करेंगे आपका इस चैप्टर के बाद। सबसे पहले ब्रह्मांड, दूसरा जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, तीसरा क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, चौथा ओसेनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। कल उस दिन जो पढ़े थे उससे ये अलग है थोड़ा। पांचवा पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान, हम लोग जमीन के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। जैव भूगोल, बायोज्योग्राफी। तो ये हो गया भौतिक भूगोल के ब्रांचेज। अब कल जिस ज्योग्राफर का नाम पढ़े उसमें से कुछ जिनको कि माना जाता है फिजिकल ज्योग्राफी के शाखा वाला ज्योग्राफर, तो वो है इरेटोस्थनीज। कल भी बोले थे कि टोलेमी नहीं, पीएल को जो है ये कर देना है, और लास्ट में है मोहम्मद अल इदरीस। ठीक ना। ये तीन हैं तो कई ना लिस्ट में, लेकिन ये तीन मेन हैं जो इस शाखा के प्रमुख ज्योग्राफरों में से आएंगे। अब इसी प्रकार मानव भूगोल के बारे में पहले जाने, कंसेप्ट कि ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। कहता है भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के अनेक पर्यावरणों के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए यहां ह्यूमन का पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसी को हम कहते हैं मानव भूगोल। इस सब कुछ पढ़ा है, जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी सब, लेकिन मनुष्य जो है इसका प्रयोग करके कहीं पर जो है अर्बन पॉपुलेशन खड़ा किया, कहीं रूरल है, कहीं का कल्चर अलग है, तो क्या देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में हम अध्ययन किन किन चीजों का करते हैं, तो पॉलिटिक्स, कल्चर, सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को करते हैं। मनुष्य का राजनैतिक पर्यावरण ध्यान रखिएगा, ठीक है, मनुष्य का सांस्कृतिक
पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और आर्थिक पहलुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही कोई लड़का कहता है अपने यहाँ, खास करके गुजरात में, मने पॉलिटिक्स में रस नथी, भूगोलो नहीं जानते हो, समझ गए, मैंने आधा बोल के 3-4 जगह से कट हो गए। पॉलिटिक्स में रस नथी, इसका मतलब कि ज्योग्राफी में रस नथी, आ ज्योग्राफी में रस नथी यानी हिस्ट्री तो पक्के गोल। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये जो है मानव भूगोल। अब देखें इसकी शाखा क्या क्या है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जैसे एक उदाहरण की भाई, जैसे जीडीपी अगर हम निकालना चाहें हर इलाके का कितना है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक भूगोल। इसके अंदर और भी चीज है, कृषि उर्षि सब आएगा, लेकिन आर्थिक संसाधन भूगोल। देखिए रिसोर्स, हम लोग एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे तब पढ़े थे कि रिसोर्स जो है इसमें को छोड़ दिया है, इसलिए बता रहे हैं। मानव भी है, जानवर भी है, क्रूड ऑयल भी है, फॉरेस्ट भी है, जमीन भी है। तो जब इसको इस वे में पढ़ते हैं कि ये कैसे मनुष्य जो है इसको रिसोर्स के रूप में प्रयोग कर रहा है, तो संसाधन भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जब हम ये पॉपुलेशन की बात करते हैं, कहां किसकी कितनी आबादी है, इसका क्या इंपैक्ट निकलेगा, राजनीतिक इंपैक्ट क्या निकलेगा, इसका आर्थिक इंपैक्ट क्या निकलेगा। जहां आबादी ज्यादा होगा वहां पर संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगा। एक फार्म पर 4 लाख आदमी फार्म भरेगा। सोचिए, यही आदमी यहां आ जाता है ब्लू बला में, तो उसको जो है फटाक से नौकरी मिल जाता है, क्योंकि यहां संसाधन के सामने रिसोर्स जो है ह्यूमन वो बहुत कम है, तो आपस में प्रतिस्पर्धा जो है वो उतना नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ कोई नहीं जाता है, रिसोर्स ही रिसोर्स है, आदमी नहीं है, लेकिन वो माने ग्रीनलैंड, लेकिन वो क्या है कि उस रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चाहिए, अब बहुत मेहनत चाहिए, कंफर्म कॉन्फिडेंस नहीं है कि ग्रीनलैंड में कुछ होगा कि नहीं होगा। तो क्या देख रहे हैं आप, ये है पॉपुलेशन। देख लीजिए ये कैसे पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा। बिहार की आबादी 13 करोड़, मैंने अब तो कन्फर्म है भाई, जनगणना आ गया। तो बिहार की आबादी 13 करोड़, इसीलिए हमेशा चुनाव में 22 करोड़ के बाद वाला में ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है, मैंने यूपी के बाद। आज जब से झारखंड अलग हुआ है तब से बिहार से ज्यादा इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र हो गया है। नहीं तो पहले बिहार हुआ करता था। यहाँ 48 सीट है आबादी उसी हिसाब से, यहाँ 40 सीट है और यहाँ 80 है आबादी के हिसाब से। देखिए तो इस राज्य पर सबकी नजर क्यों है, क्योंकि ज्योग्राफी के कारण यहां पर अभी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या होने जा रहा है चुनाव में। तो जाति जनगणना किया और सबसे ज्यादा बिहार में अगर आबादी किसी एक कास्ट का है तो वो है यादव। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जातिगत राजनीति करने वाले दल वाले लोग, देखिए कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी जुड़ा है इससे, उनको एक लंबा छड़ी मिल गया। यार सबसे ज्यादा हम हैं, अब बोलना शुरू करो कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जो जितना परसेंटेज है उसको उतना परसेंटेज मिलना चाहिए। लेकिन ये बात साफ दिख रहा है कि आप स्वार्थवश बोल रहे हैं, आप जाति के हिसाब से नहीं बोल रहे। तो अगर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप ही का जनगणना बोल रहा है कि 20% 80 है, तो हटाओ नीतीश कुमार को, बनाओ तो कोई 80 को मुख्यमंत्री, क्योंकि आबादी उसकी ज्यादा है। अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए तो फिर तो
सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम का निकाले हो जातिगत जनगणना। तो खोजो कोई सरफुद्दीन, कोई मोहम्मद, कोई खड़ा करो, अगर वही होगा तो सबसे ज्यादा बिहार में यही है। तो ये मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री, और तुम चुपचाप मिनिस्टर बन के रहो। ये हुआ पहला चीज। और दूसरा कि आपने ये जनगणना तो किया खुद को मजबूत करने के लिए, इसीलिए कहा जाता है जनता को अवेयर होना चाहिए। लेकिन आपने ये बताया कि इस 14% में आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, 13.999998% आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। यादव लालू भी हैं और यादव आम आदमी भी है। तो आपके परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है, 13.9998 के पास कितनी है। तो आप अब घर जाइए, उनमें से निकाल के लाइए जिनको हम सत्ता दें। अगर हिस्सेदारी की ही बात हो तो फिर आप जो है, हम नहीं कह रहे हैं घोटाला फुटाला कुछ भी, आप जो है 2 गो घर से मुख्यमंत्री हैं, 2 गो डिप्टी सीएम हैं, 4 गो आदमी मिनिस्टर हैं, 3 आदमी जो है ये है, कितना पगार आया आपके घर में। तो अब आप क्यों अगला, हम अगला कोई गांव से उठा करके फिर क्यों नहीं लाएं, वो यादव ही कम्युनिटी का आदमी हो। यही जनगणना के लिए छटपटा रहे हैं इनका चचेरा भाई अखिलेश, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे यहाँ भी कुछ निकलेगा। तो निकलेगा तो यादव का मतलब मुलायम सिंह नहीं है ना परिवार, कि आपके परिवार को हम यादव अकेला मान करके खड़ा कर दें। निरहुआ रिक्शा वाला भी तो है, वो यादवे तो है। तो क्या देख रहे हैं, ये राजनीति है। लेकिन ये राजनीति कहां से निकला है, ये निकला है ह्यूमन ज्योग्राफी से। वहां संसाधन नहीं है, जनता गरीब है, उसको हम बार बार जो है चुनाव में अपने हित में उपयोग कर लेंगे। आप एक छोटा सा चीज देखिए, बार बार कहते हैं कि कैडर नहीं था, मान लीजिए आम आदमी पार्टी का। तो पहला बार जब वो दिल्ली में चुनाव लड़ा था तो क्या कैडर था उसके पास। वहां का जनता शहरी जनता है जिसको 300 यूनिट बिजली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि शहरी जनता है ना, इसका बिल लग रहा है। अब वही फार्मूला ले गुजरात में आता है, नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि यहां जो है लोगों को मालूम है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं अगर, तो मेरा बिजली तो फ्री जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि हम जैसे ही एगो क्या कहते हैं, मूंगा में भी छेद करने के लिए इधर मशीन लगावेंगे ना, तो 300 यूनिट पार हो जाएगा, क्योंकि हम धंधा करने बैठे। तो मेरा 300 यूनिट फ्री होबे नहीं करेगा, कुछ भी कर लो। तो इसको सेली सुपर लेक भेज दो। अब वही उस राज्य में जहां की 300 यूनिट घर में बिजली खाली लगा हुआ है, तो लोगों को लगेगा कि यार हम रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, हम कहाँ 300 यूनिट जला पाए। हो सकता है बाद में एहसास हो कि 301 हर बार हो जा रहा है, अब बिल 301 का भरना पड़ रहा है। तो भूगोल जो है ना, वो भी कैसे राजनीति को प्रभावित करता है। दिल्ली का भूगोल देख लीजिए, और नहीं तो बिहार का भूगोल देखिए, अब वही गुजरात का भूगोल देखिए। अब आइए, कहता है अगला भाग राजनीतिक भूगोल। इस पर इतना तो बोल दिया, बोलने की जरूरत नहीं है बार बार, कि ये जो हर जगह अलग अलग प्रकार का सत्ता है, यहां और यहां चुनाव नहीं होता है। कैडर का आदमी ताली बजा कह देता है कि पुतिन राष्ट्रपति, और ताली बजा कह देता है चीन में राष्ट्रपति। यहां 2 गो पार्टी ही चुनाव लड़ता है, दल 2 ही है। यहां जनसंख्या से ज्यादा पार्टी हो सकता है। मतलब अगर आपको इच्छा है तो आप जितना बना लीजिए, अपना संविधान तो इतना बढ़िया है। तो यहाँ ऐसा है क्यों, ये समझना है। यहाँ पर हम अपने यहाँ क्या कहते हैं कि जितना पूरे वर्ल्ड में इंसान नहीं होगा ना, उतना अपने यहाँ जाति है। मतलब हम इतने रेस के लोग हैं, जितने प्रकार का प्रजाति नहीं रहता होगा ना विश्व में, उतनी भाषाएं हैं। तो हमारे यहाँ कोई एक आदमी नहीं कह पाएगा कि हम ये 50 लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। 50 व्यक्ति ने 50 जाति के लोगों।
भले हम ओबीसी हैं मान लीजिए, लेकिन हम यादव हैं तो मेरा स्ट्रक्चर एक धानुक समाज से अलग होगा ना, हो सकता है मेरे जाति का स्ट्रक्चर अलग हो, तो फिर हम कैसे लीड करेंगे? आप याद करिए जो कई बार मजाक में हम बोलते थे नील को, अब बगल में कमलेश बैठा है, नहीं बोलते थे कि भिलिस्तान तो बना लीजिएगा, कमलेश का क्या होगा भाई? बनाने के बाद आप बहुमत में हैं, भील आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री, बेचारा कमलेश तो जो है वो सरपंचो नहीं बन पाएगा। तब तो आप ट्राइबल हैं और ट्राइबल का विकास कर लेंगे इंडिया में, वो भी नहीं संभव है, क्योंकि आपके ट्राइबल का स्ट्रक्चर आपके बगल वाले ट्राइबल का अलग है। इसलिए यहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था ही होना चाहिए कि अगर किसी को लगता है कि नहीं नील बहुत अच्छा नेता है, इस सारे ट्राइबल को साथ लेके चल रहा है, तो उसके पीछे सब खड़ा होगा। अगर ये कोंकणी को लग गया कि अरे ये तो मेरे ऊपर प्रहार है, तो क्या करेगा वो? छोटे छोटे ट्राइबलों को इकट्ठा करेगा, वो जो है उज्जवल से बात करेगा, मेहुल से बात करेगा, कहेगा अपने मिल करके इकट्ठा हुओ, अब बराबर हो जाओ, एक बार हम लोग भी हो जाते हैं उसके बराबर, तब सब मिल करके एंटी वोटिंग करते हैं। यही बात सवर्णों में भी लगेगा। हम एक उदाहरण दिए, अगर कोई एक मान लीजिए राजपूत समुदाय ही है, अगर उसके ही लोग ज्यादा जीत रहे हैं, तो उसके सामने दूसरा सवर्ण समुदाय खड़ा हो जाएगा। अगर वो ठीक से शासन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई दलित वर्ग में ही है, जैसे बिहार को ही देख लीजिए, यूपी में दलित वर्ग को सत्ता मिला मायावती जी को, लेकिन मायावती जी किनको आगे लाई? अपने जाटव समाज को। उनके यहाँ जो पासवान समाज है वो आगे नहीं जा पाया, और इसीलिए वो पासवान समाज अगर बहुदलीय समाज नहीं होता, ये बहुदलीय शासन, तो पासवान समाज मुलायम सिंह के साथ खड़ा है, वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है। अब बिहार में जब आप आइएगा तो ठीक है, दलित शक्ति के कारण जो है सत्ता मिला रामविलास पासवान को, लेकिन वहां क्या हुआ? तो वहां जाटव समाज पीछे हो गया, पासवान समाज को जो है ज्यादा लाभ मिल गया। तो भारत यही है कि यहाँ आप इसको ये नहीं कह सकते, जब आप यहीं पे उतरे हैं तो फिर ये मत कहिए कि ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, फिर तो माइक्रो जिस तरह से क्या कहते हैं इकोनॉमी होता है, वैसे आपको माइक्रो कास्ट को फोकस करना पड़ेगा कि कहीं कोई पीछे ना रह जाए। एक एक जाति को देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, नहीं तो जो 2002 में हुआ बिहार में वो क्या था? 14% यादव, 21% मुस्लिम, 35%। लालू जी तो सोच रहे थे कि हमको तो अब इस जीवन में कोई नहीं हरा पाएगा, असहीम कैसे हरा दीजिएगा? ये दो के जाने के बाद वो 34% वही हो गया। रेस्ट ओबीसी जो थे वो सब नीतीश कुमार के झंडा तले खड़े हो गए। बाकी ओबीसी को लगा कि अगर हम 61% हैं बिहार में आज के हिसाब से, तो आप 14% ही मलाई क्यों खा रहे हैं? 243 विधानसभा के सीट में आपके 90 एमएलए होते हैं 14% में, ये कैसे होगा भाई? क्या हुआ? कोई 3% है, कोई 4% है, कोई 5% है, वो पहले इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होके वो 16% बना। उसके बाद क्या हुआ? तो सवर्ण जो है वो लालू से निराश थे उस समय, वो 15% इनके साथ खड़े हो गए, दो भाग हो गया बिहार, एक तरफ माई मुस्लिम यादव और एक तरफ बाप बिहारी अगड़ा पिछड़ा। क्या हुआ? सत्ता हाथ से चला गया। तो भारत के इस जो है सामाजिक स्थिति के कारण, यहाँ का जो राजनीतिक भूगोल है, इस भूगोल के कारण क्या है, यहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था है। तो ज्योग्राफी इस प्रकार से तय करता है राजनीति को भी, पॉलिटिक्स को भी। अब आइए इस फील्ड के कौन कौन ज्योग्राफर हैं? तो कार्ल रीटर, गिलियन रोज और एडवर्ड सोजा। जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तब बोलते थे कि ये है रोजा और ये है सोजा, सो गया। तो ये जो दो तीन लोग हैं ये भूगोल के भौतिक भूगोल शाखा से जुड़े हुए लोग हैं, ये मानव भूगोल से। अब कुछ फैक्ट्स है ये याद करना है, ये परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहेंगे। तो ये तो लाइन एकदम याद ही कर जाना है, इधर फोटो भी बना दिए हैं, रख दिए हैं। भूगोल का जनक
हिकैटियस को कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस को कहा जाता है। आइए, मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर कौन है? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि गणितीय पक्ष पे प्रकाश डाला था एनेक्जिमेंडर, तो उसके बाद जिसने मॉडर्न ज्योग्राफी को लाया वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो हम लोग अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहते हैं। आराम कुर्सी वाला ज्योग्राफर माने जो कहीं गया नहीं फील्ड में, समझ गए, अपने प्रयोगशाला में ही बैठ के हमारे जैसा लोकतांत्रिक आवाज चलाने वाला, समझ गए, कि जो अपने स्टूडियो में ही बैठ करके और तमाम भारत के राजनीति का जो है विश्लेषण कर रहा है, तो वो है कार्ल रीटर, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता। अब आइए, विश्व का मानचित्र, ये तो कल भी पढ़े थे हम लोग, अक्षांश देशांतर के आधार पे, स्केल के आधार पे वर्ल्ड का मैप सबसे पहले बनाया था एनेक्जिमेंडर। तो एनेक्जिमेंडर मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाने वाला पहला। अब आइए, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। सीक्वेंस में जो आप आज पढ़ रहे हैं क्रमबद्धता के साथ, तो उसके फादर माने जाते हैं इरेटोस्थनीज। फिजिकल ज्योग्राफी के फादर कौन माने जाते हैं? पोसिडोनियस। पोसिडोनियस भौतिक भूगोल का जनक। कल्चरल ज्योग्राफी का फादर कौन माने जाते हैं? कार्ल ओ सावर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को माना जाता है। सबसे पहला व्यक्ति मापक के आधार पे भी और वर्ल्ड का मैप बनाने वाला पहला व्यक्ति थे एनेक्जिमेंडर, विश्व के मानचित्र का निर्माता एनेक्जिमेंडर। अब लीजिए, वर्ल्ड के मैप पर सबसे पहले लॉन्गिट्यूड कौन खींचा था? तो वो है हेरोडोटस। विश्व के मानचित्र पर देशांतर रेखा खींचने वाला हेरोडोटस। अब देशांतर रेखा का लंबाई, लेंथ को कौन मापा था पहले? इरेटोस्थनीज। अब समझ में आ रहा होगा कि पहला चैप्टर में इन लोगों का नाम क्यों बार बार आ रहा था। ठीक है, ये समझ लेना है कि इतिहास के कालिदास, चाणक्य, कलहन, ये सब हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये किया। तो इस तरह से ये आपका सेकंड चैप्टर जो है छोटा सा था, ये पूरा हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद।